Hello, welcome friends. Welcome to our YouTube channel Shield Education. आई नो काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रहा है, उसके लिए सॉरी, बट आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में जो है मैं एक इंटरव्यू लेने वाला हूं सलभ सर का। लेट प्रोफेसर वीके श्रीवास्तव का आपने नाम सुना होगा, उन्हीं के सुपुत्र हैं सलभ सर। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल कि मुझे उनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला। तो उनसे काफ़ी बातचीत हुई है, अच्छे से काफ़ी उनसे सवाल पूछे मैंने बिग डेटा साइंस से रिलेटेड और उनके करियर से रिलेटेड, उनको कैसे अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिली हैं। तो आई होप आपको मज़ा आएगा उन सभी बातों को सुन करके और काफ़ी मोटिवेशन भी मिलेगा और आपको भी ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा उनकी लाइफ से। पर्सनली मुझे बहुत सीखने को मिला। जैसा कि कहा जाता है लाइक आप अगर पॉजिटिव पर्सनैलिटी से मिलते हो तो आप में भी वो पॉजिटिव चेंजेस जो हैं देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो आपको सीखने को मिलते हैं। वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और उनसे जो बातचीत हुई वो अभी आप देखेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, वीडियो को कंप्लीट देखना, बीच में से स्किप मत करना। आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं वीडियो की। बाकी आई नो आपके लिए आपका टाइम कीमती है, तो जो पॉइंट डिस्कस किए गए हैं वीडियो में वो सारे पॉइंट की टाइमलाइन जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, आप उस हिसाब से भी वीडियो देख सकते हो। आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर सलभ सर। आज हम इनका इंटरव्यू लेंगे, इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, इनके लाइफ स्ट्रगल के बारे में जानेंगे, कैसे इनको अपॉर्चुनिटी आई या फिर ये अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी थे, क्या इनका पूरा लाइफ सर्कल था कि कैसे इनको अपॉर्चुनिटी मिली, कैसे अभी ये किस मुकाम तक हैं और इनकी लाइफ में अभी क्या क्या एम बाकी हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलते हैं प्रोफेसर सर के पास। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपने अभी तक क्या क्या अचीवमेंट्स जो हैं वो गेन किए हैं। देखिए, ये तो बहुत कठिन सवाल है अपने अचीवमेंट्स को की काउंटिंग करना, क्योंकि सच बात है मुझे खुद नहीं पता है। क्योंकि जब भी मैं कुछ काम करता हूँ उस वक्त तो समझ में नहीं आता है कि काम मैं कैसे करूँगा, बट कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी है कि काम हो जाते हैं और जैसे ही वो काम खत्म होते हैं उसके बाद एक और जिम्मेदारी आ जाती है। तो कभी अचीवमेंट को पीछे देखने का मौका ही नहीं मिला और शायद आज तक मेरी माता जी ने कभी मुझको ये नहीं कहा कि बेटा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। ये वही सवाल है, जब मेरे अगर 100 में से 80 नंबर आते थे तो भी मुझे डांट पड़ती थी कि बेटा 100 में से 90 क्यों नहीं आए, और जब 100 में से 90 आते तो होता था कि 100 में से 95 क्यों नहीं आए, और जब 100 में से 95 ले आइए तो कहती थी 100 में से 100 क्यों नहीं आए। एक बार मैंने उनसे पूछा कि दुनिया में सब लोग तो मेरी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आप क्यों नहीं करती हैं। उन्होंने कहा बेटा दो ही ऑप्शन है, या तो मैं तुम्हारी प्रशंसा कर लूँ या तुम्हारी प्रशंसा कर लो, और या तो पूरी दुनिया करे। तो इसलिए आपके सवाल का जवाब मेरे पास बहुत ही आसान सा है कि ये काम बाकी लोगों का है कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या पाया, मैंने क्या क्या अचीव किया, ये दूसरे को काउंट करने देते हैं। हमारा अपना जो कर्तव्य है काम करना, और हम अपने काम को जो भी मेरे सामने आएंगे हम उनको अच्छे से करते जाएंगे। ये काफ़ी आपकी हम्बलनेस को दिखाता है कि आप अपने अचीवमेंट को अचीवमेंट ही नहीं मानते हैं। काफ़ी टाइम होता है कि हम अचीवमेंट को मानते हैं और उसको पकड़ करके बैठ जाते हैं कि हाँ हमने ये गेन कर लिया और अब हम सेटिस्फाई हैं, बट आपकी बातों से अभी ये लग रहा है कि आप अभी तक सेटिस्फाई नहीं हो, आपको अभी और गेन करना है लाइफ में। सेटिस्फाई की बात ही नहीं है। किस दिन मुझको ये पता चल जाएगा कि मुझको अपने क्या लाइफ में क्या अचीव करना था। जिस दिन मैं अचीव कर लूँगा शायद उसके बाद मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और आपकी सर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी कहाँ से की आपने, उसके बारे में थोड़ा। मैंने बीएससी फिजिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स के साथ में लखनऊ यूनिवर्सिटी से करी थी, और उसके बाद मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही मैंने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में एमएससी करी। उस वक्त लखनऊ यूनिवर्सिटी स्टैटिस्टिक्स के मामले में बहुत ही ऊपर था, आज भी होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन उस वक्त जो भी वहाँ पे हमारे प्रोफेसर्स होते थे वो दुनिया के शीर्ष प्रोफेसरों में से एक थे। तो इसलिए ये मेरे सामने ये बहुत ही नेचुरल चॉइस थी कि अगर मुझे पीएचडी करनी है तो मुझे और कहीं क्यों जाना है, जब मेरे पास इंटरनेशनल लेवल के वर्ल्ड रिनाउंड प्रोफेसर्स मेरे सामने बैठे हुए हैं तो मैं पीएचडी उनके साथ में क्यों ना करूँ। और वही मैंने किया, और शायद मुझको आज लगता है कि शायद वो सही फैसला, क्योंकि इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आप कहीं भी रहना चाहते हैं,
आपको अपने जीवन में कुछ भी अचीव करने का अगर एम अगर है तो आप कहीं भी बैठ करके कर सकते हैं। उसके बाद में जब मैंने एमएससी कर लिया उसके बाद फिर मैं पीएचडी करने आ गया लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही। और जब मैं पीएचडी कर रहा था तो उसके बाद में एज यूजुअल जैसे एक भारतीय स्टूडेंट्स के जो भी एम होते हैं कि कुछ जॉब्स करनी है आईएएस पीसीएस आईएफएस इत्यादि, उसी तरह का मैं भी एक साधारण सा स्टूडेंट था। मैं भी उन्हीं की ओर चला गया कि मुझे भी उनको करना है। लेकिन आपको याद होगा कि 1992 में कुछ अयोध्या में हलचल हो गई थी। उसके कारण हमारे जितने भी एग्जाम्स थे आईएएस पीसीएस आईएफएस के वो सब पोस्टपोन कर दिए गए। उसके बाद जब समय नॉर्मल हुआ तो उस वक्त मेरे हाथ में खाली एक ही एग्जाम बचा था जो अपने टाइम पर हो रहा था। वो था CSIR UGC का जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप का एग्जाम होता है। तो मैंने फैसला किया कि अब जो एग्जाम सामने है पहले हम उसको देते हैं। और उसी में साथ में हुआ कि सारे ये बाकी एग्जाम्स एक ही साथ आ गए। तो उसको जीवन में फैसला करना था कि मुझको ये जो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वाले एग्जाम्स होते हैं और एक और CSIR का GRF है, दोनों के एग्जामिनेशन पैटर्न बिल्कुल अलग थे। तो मुझे ये फैसला करना था कि मैं एग्जाम तो एक ही क्वालिफाई कर पाऊंगा, दो नाव पर पैर रख करके मैं रिवर को नदी को पार नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने फैसला किया कि मैं CSIR और UGC का एग्जाम दूंगा। और जब CSIR UGC का एग्जाम दिया तो कुछ महीने बाद उसका रिजल्ट आ गया और उसमें मेरे को फेलोशिप मिल गई। जब फेलोशिप मिल गई तो किसी ने कहा कि ठीक है तुम फेलोशिप यहाँ से लेते रहो और अपने आईएएस पीसीएस की तैयारी करते रहो। शायद वो उसके लिए मैं अपने माँ बाप को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे कभी चोरी बेईमानी करना नहीं सिखाया था। तो मैंने ये फैसला किया कि क्या बोलते हैं कि नहीं, उसको एक ही फैसला करना है। तो मैंने बहुत ईमानदारी का फैसला किया। मैं सोचा कि जब मैं भारत सरकार से अपनी GRF की फेलोशिप ले रहा हूँ तो उसको पीएचडी करना चाहिए। और शायद मैं दोनों नाव पर पैर रख करके मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि मैं रिवर को क्रॉस कर पाऊंगा। तो मैंने फैसला किया कि मैं पीएचडी करूंगा। और शायद यही और एक बात और भी है क्योंकि हमारे पिताजी भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर थे। उनकी भी एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि हम 3 भाई थे तो उसमें से कोई तो ऐसा हो जो उनके इस नक्शे कदम पर आगे बढ़ सके और उनकी जो एकेडमिक विरासत है उसको आगे ले जा सके। तो ये बहुत बड़ा एक कारण था कि मेरे पिताजी की इच्छा थी और शायद इसीलिए मैं आज जहाँ तक मैं थोड़ी दूर तक चल पाया हूँ शायद उसी के कारण। तो ये मेरा बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन है। उसके बाद मैंने 95 में मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी में जॉब ज्वाइन कर ली एज अ लेक्चरर। और आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए कौन से ईयर में गए थे? मैं 1986 में गया था। नहीं, 1987 में गया था। फिर 1990 में मैंने इसको पूरा किया। फिर मैं MSc 1990 में ज्वाइन किया। 1992 में मैंने अपना MSc कंप्लीट कर लिया था और 1995 में मैंने अपनी PhD थीसिस जमा कर दी थी। अराउंड 9 साल आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी को दी। हाँ ग्रेट। नहीं, वो तो एक अच्छी सी जगह में रहने में कभी टाइम का पता नहीं चलता। और लखनऊ यूनिवर्सिटी का मैं तो उस स्वर्ण काल का स्टूडेंट हूँ जिसमें ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट में कुछ प्रोफेसर इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड रिनाउंड हुआ करते थे। तो सर हमें मतलब अभी जिस इरा में मैं हूँ उस हिसाब से बात करूँ तो अभी हमें लग रहा है कि नहीं ये कॉलेज में हम थोड़ा बोर हो रहे हैं। तो 9 साल एक कॉलेज को दिए, ऐसा नहीं लगा आपको कि हमें कहीं और मूव करना चाहिए या फिर कहीं? एक्चुअली मैं आपको अपने जीवन के उद्देश्य मालूम होने चाहिए। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी कभी नहीं गया। मैं तो खाली वहाँ पे पढ़ने के लिए एक अच्छी जगह पर गया था। वहाँ मुझे BSc में पढ़ाने के लिए अच्छे लोग मिले, MSc में पढ़ाने के लिए अच्छे लोग मिले, PhD में गाइड करने के लिए अच्छे लोग मिले। तो जहाँ मुझे अच्छे लोग मिले मैं तो वहीं पे जाऊंगा। तो इसलिए मैंने कभी उस जगह को देखा ही नहीं कि वो उस जगह से मैं कभी प्रेरित हुआ था। इसलिए ये तो कभी मेरे दिमाग में नहीं आया। सच बात ये है। सर काफी सही बात बोली है। हम सिर्फ जगह के बारे में सोचते हैं कि ये जगह अच्छी है। हम किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए भी सोचते हैं कि हाँ इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो हम पहले वो देखते हैं कि क्या एक्सपोजर है और खेलने के लिए और क्या क्या फैसिलिटी है
और क्या खाने का कैसे फैसिलिटी है, मतलब पढ़ाई के अलावा हम सब चीज़ें देख लेते हैं कि इस कॉलेज में क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप सिर्फ पढ़ाई का बोल रहे हो कि हम सिर्फ पढ़ने गए थे। पढ़ने ही गए थे और क्या करने जाएंगे यूनिवर्सिटी में। तो मैं यूनिवर्सिटी में तो पढ़ने गया था, मैं बाकी सारी चीजें तो सेकेंडरी होती है। और इसीलिए क्या बोलते हैं, और ये शायद आज भी है कि मैं हरदम कहता हूँ कि जो मुझे काम दिया जाता है मुझे खाली उसमें अर्जुन के जो मछली की आंख थी बस वो आंख ही दिखाई पड़ी थी खाली, उसके अलावा मुझे और उसमें और कुछ दिखाई नहीं पड़ता कि मुझे और कुछ करना भी है। शायद यही कारण है कि ऊपर वाला हमारा साथ देता है। तो एक मैसेज स्टूडेंट्स के लिए ये भी है कि आजकल जो हम सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी एक्स्ट्रा चीज़ें ही देखते रहते हैं पढ़ाई के अलावा, तो सबसे मेन फोकस अगर आपका गोल है, आपको अगर पढ़ना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी भी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। अगर एजुकेशन सही है तो बाकी चीज़ें अपने आप सेटअप हो जाती हैं, बाकी चीज़ें अपने आप से आपको मिलती जाएंगी। आज अगर हम आईटी कानपुर के सिस्टम की बात करते हैं, आईटी कानपुर में जो भी स्टूडेंट है उसके लिए जो भी हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पर एट पार है। खेलने के लिए अच्छी फील्ड्स हैं, उनको स्पोर्ट्स के लिए जो भी बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं उनको दी गई हैं। और अगर उनको जहाज उड़ाना भी सीखना है, शायद वहाँ पे छोटा सा एक एयरपोर्ट भी है और उसमें हमारे पास कई छोटे छोटे जहाज भी हैं। लेकिन आईटी कानपुर में एडमिशन होने के लिए पहले को अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अगर ये कहेंगे कि हमको वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए जाना है, लेकिन हम अपना विषय के बारे में अगर हम नहीं करेंगे तो शायद आपका कभी एडमिशन नहीं होगा। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हमारे जीवन में उतनी ही इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन फ़र्क होता है कि जिस तरह से हमारा भोजन होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेन कोर्स, और साथ में होता है साइड डिशेस। तो हमको अपने मेन कोर्स और साइड डिशेस को हमको डिफाइन करना पड़ता है और उसी के अनुसार हमको अपने फैसले करने पड़ते हैं। अगर फैसले सही हैं तो मुझे सब कुछ मिलेगा। जी सर। तो सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स को बता दूं, जो जिनको नहीं पता है, प्रोफेसर वीके श्रीवास्तव का आपने नाम सुना होगा, वो सर के पिताजी हैं और उनके बारे में भी हम और जानेंगे। उससे पहले मैं सर आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जो हर एक स्टूडेंट के मन में होता है कि आपने अपना पीएचडी रिसर्च जो है वो किस बेसिस पे चुना था, क्योंकि आजकल जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें किस फील्ड में रिसर्च करना है। इसका देखिए बहुत ही सिंपल सा आसान सा तरीका होता है। जब मैंने फॉलो किया तो मुझे उसका कारण नहीं पता था, लेकिन आज मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को मैं ये बताता हूँ कि आपको किस प्रकार से करना है। देखिए, जब आप बीएससी एमएससी करते हो तो आपको वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। नंबर 1, बीएससी में आपके पास कई सब्जेक्ट्स होते हैं, तो कोई ना कोई उसमें से एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो आपको औरों से अच्छा लगता है और उसको पढ़ने में आपको ज्यादा इंजॉयमेंट आता है। तो इसका मतलब है कि उस सब्जेक्ट में आप अगर आगे बढ़ना चाहोगे तो आपको आपकी प्रोग्रेस अच्छी होगी। क्यों? ये एक इंसान होने के नाते ये हम सबकी प्रायोरिटी होती है। जो काम मुझे अच्छा लगता है उसको हम बहुत अच्छे से करते हैं और जो काम उसको जबरदस्ती कराया जाता है उसमें हमारी जो भी परफॉर्मेंस होती है बहुत अच्छी नहीं आती। तो पहले आप ये सोचिए कि अगर आपके पास कई सारे सब्जेक्ट्स में से कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसको पढ़ने का आपको दिल करता है, जहाँ पर आप खुद प्रेरित होते हो कि हम उसको खुद से पढ़ेंगे और उसको आगे तक पढ़ेंगे, चाहे मुझे क्लास में पढ़ाया गया या नहीं। उसके बाद से जब आप एमएससी में आते हो तो आप उस सब्जेक्ट में एक ही सब्जेक्ट में लेकर के एमएससी करोगे। अब मास्टर्स के अंदर भी आपको पास बहुत सारे पेपर्स पढ़ाए जाते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। जैसे अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो अब उसमें से कुछ हमारे टॉपिक्स होते हैं जो प्योर थ्योरी बेस्ड होते हैं, कुछ कंप्यूटेशनल बेस्ड होते हैं, कुछ हमारे एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, कुछ हमारे थ्योरी एप्लीकेशन और या थ्योरी और कंप्यूटेशन या एप्लीकेशन एंड कंप्यूटेशन उनके कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो आप जब इन कोर्सेज को करते हो तो एमएससी में हमारे पास काफ़ी सारे कोर्सेज कंपलसरी होते हैं, लेकिन उसमें से भी कुछ कोर्स आपको लगता है कि यस ये कोर्स करने में मुझको बहुत अच्छा लगता है। और इस कोर्स में जब आप सवाल सॉल्व करते हो तो कठिन सवाल भी बहुत आसान लगते हैं और उसको आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हो। वो थ्योरी का भी हो सकता है, कंप्यूटेशन का भी हो सकता है और एप्लीकेशन बेस्ड भी हो सकता है, या उनमें से किसी का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो ये आपको एनालिसिस खुद से करनी पड़ेगी और यही एनालिसिस मैंने भी स्वयं करी थी। मुझको ये लगा कि जिस सब्जेक्ट में कुछ थ्योरी और उसका एप्लीकेशन दोनों होता है उसमें उसको पढ़ने में मैं ज़्यादा इंजॉय करता हूँ
और उसके बारे में सोचना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पीएचडी में मुझको सोचने का एक बहुत बड़ा एक कंपोनेंट होता है, क्योंकि हमारे पास कोई अननोन समस्या होती है जिसका मुझे हल ढूंढना होता है। वो किसी किताब में या किसी जर्नल में नहीं उसका सॉल्यूशन होता है, क्योंकि सॉल्यूशन है तो आपको फिर आपके पास करने को कुछ है ही नहीं। तो उस समस्या को सोचने के लिए जब तक कि आपका उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं होगा, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होगा, उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं होगा, आप उसके बारे में कभी सोच भी नहीं पाएंगे। आपकी सोचने की इच्छा नहीं करेगी, और अगर जबरदस्ती सोचेंगे तो आपके दिमाग में कभी सॉल्यूशन नहीं आएगा। जब आप अपने इंटरेस्ट के साथ में उस टॉपिक के बारे में सोचेंगे तो आपको उसका इंटरेस्ट आएगा, और जब इंटरेस्ट आएगा तो उसको आपका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। इसलिए जो भी आपके रिसर्च एरियाज में बाकी भी सब्जेक्ट में इसी तरह के कुछ ना कुछ डिविजन्स होंगे, आप उनकी एनालिसिस करिए और देखिए कि आपको क्या अच्छा लगता है। और जब आप उस चीज को आगे लेकर के आएंगे, एक अंदर से फीलिंग आती है कि यस, हम उसको और सोचें और अच्छे से करें। और जब आप ये करेंगे तो आपका जो भी आउटकम होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीएससी एमएससी करने में और पीएचडी करने में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस होता है। कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस ये है कि बीएससी और एमएससी में हमारा ऑलमोस्ट एक सिलेबस फिक्स होता है, हमारे पेपर्स फिक्स होते हैं और हम उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ते हैं। और यहाँ पे मुझको और बीएससी एमएससी मुझको ये पता है कि ये प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन होगा। लेकिन जब हम पीएचडी करने आते हैं तो हमारे पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। तो जो पीएचडी होती है वो हमको एक सोचने की ट्रेनिंग देती है, किसी अननोन प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सोचें और उसको ऐसे सोचें कि उसका सॉल्यूशन भी निकल आए और वो सॉल्यूशन हमारे काम का हो। तो बेसिकली जो पीएचडी होती है वो कोई डिग्री कम होती है, लेकिन वो सोचने की ट्रेनिंग उसमें आपको ज्यादा दी जाती है, क्योंकि आप किसी अननोन प्रॉब्लम के बारे में साइंटिफिकली सोच रहे हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, ये बहुत आवश्यक है कि जब तक कि आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं होगा, आप उस टॉपिक को कभी उस निगाह से इंजॉय नहीं कर पाएंगे। और ये जो रिसर्च होती है ये सिर्फ स्वांतः सुखाई के लिए पहले तो होती है। जो मुझे अच्छा लगता है, मुझको सोचना अच्छा लगता है उस सब्जेक्ट के बारे में, तो हम सोच रहे हैं। आउटकम तो उसके बाद में अपने आप से आ जाता है। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो उसका आउटकम तो अच्छा आएगा ही आएगा। आपने अपनी डॉक्टरेट डिग्री सर किसके अंदर कंप्लीट की थी और क्या आपका टॉपिक क्या था रिसर्च? जब मैंने अपना डॉक्टरेट की डिग्री शुरू करी थी तो मैंने कई सारे टॉपिक पे काम करना शुरू किया इकोनॉमेट्रिक्स में, बट फाइनली कुछ टॉपिक को जज करने के बाद में, जैसे बहुत सारी चीज़ें दूर से बहुत अच्छी लगती हैं, जब आप पास में जाते हो, जब आप डेप्थ में जाते हो तो आपको लगता है कि नहीं, इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो फाइनली मैंने मेजरमेंट एरर मॉडल में मैंने अपनी पीएचडी करी थी और मैंने अपनी पीएचडी लखनऊ यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर हैं, अब रिटायर हो गए, प्रोफेसर अनिल कुमार श्रीवास्तव, मैंने उनके साथ करी थी। और मैं ये एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि हमारे गुरु ने स्टैटिस्टिक्स के अलावा मुझे बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने जीवन जीने का जो तरीका होता है उसको भी सिखाया। उनकी बहुत सारी बातें हैं जो आज भी मेरे दिमाग में है और मैं फॉलो करता हूँ और मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ। जैसे मैंने उनसे एक बार पूछा, एग्जाम में मुझसे कुछ गलती हो जाए या मेरी कॉपी में कोई काट दे तो मैं क्या करूँगा, ये तो जैसे एक हाइपोथेटिकल खौफ होते हैं। तो उन्होंने मुझे एक ही जवाब दिया था जो मैं आज ही फॉलो करता हूँ। उन्होंने कहा, शरद, अपनी कॉपी में इतना करके आना, कोई अगर तुम्हारी कॉपी के सही सवाल को काटने की कोशिश भी करे तो 60% के नीचे ना काट पाए, और जब तक तुम्हारी फर्स्ट क्लास मेंटेन है, तुम्हारी ईमानदारी से मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। और शायद आज भी मैं वही करता हूँ। मैं अपना काम इतनी ईमानदारी से करता हूँ कि अगर लोग मुझे क्रिटिसाइज भी करें तो 60% के नीचे नहीं कर पाए। और शायद मैं वही जो ट्रेनिंग शायद आज हमारे काम आती है। अच्छी तरीके से एक बार मैंने उनसे पूछा कि कहीं पर अवार्ड आया था, तो उसको मैं तो नया पीएचडी करने गया हूँ और मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं थी कि मैं किसी इंटरनेशनल अवार्ड के लिए मैं अप्लाई करूँ। और मेरा खाली पहला पेपर फाइनल हुआ था और उसमें भी हमारे गुरु का कंट्रीब्यूशन हमसे ज़्यादा था। तो मैंने उससे पूछा, मुझे आज भी याद है कि एक जर्नल में उसका ऐड आया था, पहले तो इंटरनेट नहीं होता था। मैंने उससे पूछा कि सर ये एक अवार्ड आया है, क्या करें? उनका जवाब था, अप्लाई कर दो। मैंने कहा, अरे इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के अवार्ड है, इंटरनेशनल अवार्ड है ये। बोलते क्या होगा, इंसान आदमी अगर कटोरा लेके जाएगा तो अगला उसको भीख नहीं देगा, कटोरा थोड़ी छीनेगा। एंड बिलीव मी, उसी दिन मैंने उसको जो भी उस फॉर्मेट में पेपर को टाइप करा करके भेज दिया था। और
उस अवार्ड पर उस पेपर पे अवार्ड मिल गया। तो शायद वो मेरी जिंदगी का सबसे पहला अवार्ड था, जैन कन्वर्जन अवार्ड, जो मुझको इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ने दिया था। और सबसे बड़ी बात ये थी, इस अवार्ड की खबर उस दिन आई थी जिस दिन मैंने अपनी नौकरी ज्वाइन करी। आई थिंक सर हमें नहीं पता होता कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन हमारे गुरु को पता होता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है और हम क्या कर सकते हैं। मे भी हमें हमारी एबिलिटी का नहीं पता होता, लेकिन उनको पता होता है हमारी एबिलिटी का, तभी शायद उन्होंने कहा, आपको अप्लाई करने के लिए कहा। और आपको लेकिन एक कंपोनेंट और होता है, आपको जिस इंसान पर अगर भरोसा है तो या तो भरोसा होता है और या नहीं होता है। भरोसा हमारा डाइकोटोमस वेरिएबल है, बाइनरी वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 0-1 होती है मेरे हिसाब से। या तो भरोसा है तो 100% है, और अगर कोई नहीं पूरा पूरा भरोसा है, हाँ लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ होता है, इसका लकी 0 है। तो या तो होता है या नहीं होता है। और मैं आज भी कहता हूँ कि मुझे अपने पिताजी पर, मेरे अपने फादर पर, मदर पर और अपने गुरु पर 100% भरोसा आज भी है कि अगर वो मेरे को जो कहेंगे मैं उसको अगर फॉलो करूंगा, वो कभी गलत नहीं हो सकता। क्योंकि वही दो लोग ऐसे हैं, गुरु और हमारे माता पिता, जो बिना किसी स्वार्थ के मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं। बाकी दुनिया तो कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ देख ही लेती है अपना संबंध बनाने में। क्योंकि आज तक मेरे कभी माता पिता और गुरु ने मुझसे कभी ये नहीं कहा, बेटा तुमने जो जीवन में कमाया उसमें से मुझे कुछ दो। ये एक और मैसेज सर की तरफ से हमें मिला है कि माता पिता और गुरु, इन पे हमेशा हमें 100% पूरा विश्वास रखना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें एक बार के लिए लगता है कि वो हमें गलत बोल रहे हैं, हमें रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, लेकिन एट लास्ट उसका रिजल्ट अच्छा ही होता है। तो सर इसके अलावा 95 में जब आपकी पीएचडी कंप्लीट हो गई, इसके आगे का आपका लाइफ का सफर कैसा रहा? तो उसी में 95 में भी क्या हुआ था कि जम्मू यूनिवर्सिटी में वैकेंसी आई थी। तो उस वक्त तो नौकरी मिलना आसान नहीं था, और मैं कोई बहुत अच्छा ब्राइट स्कॉलर नहीं था कि मैं जहाँ चाहूँ मैं नौकरी कर लूँ। तो एक अपॉर्चुनिटी हाथ में आई थी, तो उसका इंटरव्यू होने वाला था। इसीलिए मैंने अपनी पीएचडी को भी मैंने अपने गुरु से रिक्वेस्ट की, उन्होंने मेरी बहुत सहायता करी, और मैंने अपनी थीसिस किसी तरह से जमा कर दी थी, बस कि एटलीस्ट मैं अपने इंटरव्यू में दिखा सकूं कि भाई मेरी पीएचडी जमा हो गई है। इतनी तो उम्मीद आप कर सकते हो कि जमा हुई तो अवार्ड मिल जाएगी। तो इसीलिए मेरी पीएचडी 95 में जमा हुई थी, लेकिन जो अवार्ड ईयर है हमारा दैट इज 96। लेकिन मैंने 95 में मैं जब जम्मू में इंटरव्यू देने गया तो इंटरव्यू अच्छा हुआ, और इंटरव्यू के बाद ही मैं तो आया था कि अगले दिन का मैं टिकट लेकर के वापस आ जाऊंगा, लेकिन उसको अगले दिन बताया गया कि नहीं, आप अपना टिकट कैंसिल करा दो, आपका हो गया है और आपको अभी ज्वाइन करना है। तो मैंने 95 में मैंने वहाँ पे जॉब ज्वाइन कर ली, तो एज ए लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में। और फिर मैंने 3 साल मैंने वहाँ पे काम किया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी? नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अब आई, वहाँ पे जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मू में है। जम्मू यूनिवर्सिटी आज भी है और बहुत अच्छे से कर रही है। तो मैंने वहीं पे ज्वाइन किया। 3 साल बाद मुझको एक अपॉर्चुनिटी मिली चंडीगढ़ में, पंजाब यूनिवर्सिटी है, तो वो भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट था। तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, तो 98 में मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर मैं 98 में पंजाब यूनिवर्सिटी में आ गया था, और उसके बाद में 3 साल काम करने के बाद में मैं पोस्ट डॉक करने यूएस चला गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में। और 1 साल मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में मैंने अपनी पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च करी, और उसके बाद मैं वापस आया, और 1 साल बाद मैंने 2003 में मैंने आईआईटी कानपुर को ज्वाइन कर लिया था। आईआईटी कानपुर ने मुझको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हमारी कैरियर प्रोग्रेशन के लिए। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझको जम्मू यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी में ऐसा सपोर्ट नहीं मिला। जम्मू यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी ने मेरे करियर को बहुत सपोर्ट दिया, मुझे काम करने की अपॉर्चुनिटी दी, और मैं अपने सारे कलीग्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने मुझको वहाँ पे सपोर्ट किया और मेरा करियर आगे आया। और जिसके शायद उसी करियर के कारण मेरा आईआईटी कानपुर में 2003 में सिलेक्शन हो गया। मैंने वहाँ पे एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया, और फिर मैं वहाँ से काम करते करते 2006 में मुझको हम्बोल्ट फेलोशिप मिल गई। हम्बोल्ट फेलोशिप जर्मनी से मिलती है, बहुत ही प्रेस्टीजियस फेलोशिप है। फिर मैं 1.5 साल के लिए जर्मनी चला गया, और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक में
जिसको लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी कहते हैं, वहाँ से मैंने अपनी पोस्ट डॉक करी और उसके बाद मैं 1.5 साल बाद वापस आ गया IIT कानपुर और उसके बाद से मैं यहीं पर ही मैं काम कर रहा हूँ। 2006 में जब मैं हम्बोल्ट फेलोशिप में मैं पोस्ट डॉक रिसर्च कर रहा था, तो जो मेरे पोस्ट डॉक्टरल गाइड थे बहुत ही इंथुसियास्टिक और बहुत ही हार्ड वर्किंग थे। उन्होंने मुझको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी। वहाँ पर हमने उस 1.5 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा और उसकी बेसिस पे हम लोगों ने 3 किताबें लिखी। 2 एडिटेड वॉल्यूम, 2 तो हमारे वॉल्यूम थे जिसमें हमने लीनियर मॉडल्स और डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के बारे में किया, और एक किताब मैंने एडिटेड वॉल्यूम था जो हमारे पोस्ट डॉक रिसर्च गाइड के ऑनर में था। उसके बाद फिर जब मैं IIT कानपुर में आ गया तो यहाँ का भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी रिसर्च है, और धीमे धीमे मेरा इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में भी धीमे धीमे आने लगा, क्योंकि मुझको लगा कि शायद ये मेरे ऊपर एक सामाजिक ऋण है। सब लोग कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत टाइम जाता है, बहुत समय बर्बाद होता है, और लेकिन मुझको ये लगा कि जब मैं यहाँ पे अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहा था, लोग मेरा करियर सपोर्ट कर रहे थे और मैं शांति से अपना काम कर रहा था, तो कोई तो था जो बैकग्राउंड में सारा एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था। कोई हमारे डायरेक्टर होंगे, कोई हमारे डिप्टी डायरेक्टर थे, कोई हमारे डीन ऑफ फैकल्टी अफेयर्स थे, कोई हमारे डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स थे, जो अपना काम बहुत शांति से कर रहे थे और जिसके बारे में मुझे कभी पता ही नहीं चला, और उन्होंने भी मुझे कभी नहीं बताया कि वो हमारी सहायता कैसे कर रहे हैं। तो मुझको लगा कि ये एक हमारे ऊपर सामाजिक ऋण है और ये मुझको वापस करना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऋण अगर आपने लिया है या आपको दिया गया है वो तो वापस तो करना ही चाहिए। तो कुछ ऐसी कंडीशंस बनी कि मैं IIT कानपुर में फिर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया, और उसके बाद कुछ ना कुछ जो भी जिम्मेदारियां होती हैं तो मुझको IIT कानपुर से मिलती रही, और उसी दौरान मैंने कई सारी जिम्मेदारियों में मैंने जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है IIT का, उसको मैंने 2017 में एज ए वाइस चेयरमैन और 2018 में एज ए ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन की तरह मैंने उसको भी संचालित किया। और उसके बाद मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हो गया, कुछ और जो भी वहाँ की जिम्मेदारियाँ थी उसमें आ गया, और इस वक्त मैं वहाँ पे डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स हूँ। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जब आप अपने ऋण को वापस करते हो तो ऋण को वापस करने के लिए आपको जो आप अर्न करते हैं, जो आपकी इनकम होती है, आपको उससे ज़्यादा कमाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कुछ हिस्सा तो आपकी इनकम होगा और कुछ हिस्सा आपको वापस करना पड़ेगा। तो अगर आप कभी एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने अपनी जो स्टूडेंट्स को टीचिंग करना है, एकेडमिक्स से रिसर्च, आप उसको छोड़ दोगे। नहीं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में तभी आइए जब आप अपनी टीचिंग और रिसर्च के साथ में आप उसको कर सकते हैं। जिस दिन अगर आपको लगे कि एडमिनिस्ट्रेशन के कारण मैं आज अपने स्टूडेंट की क्लास नहीं ले पाया, उस दिन आपको एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ देना चाहिए। आगे पीछे आप कर सकते हैं, लेकिन उसको छोड़ना पाप होता है, और शायद यही IIT कानपुर की फिलॉसफी है जो मैंने सीखी कि अगर मैंने क्लास नहीं लिया तो उससे बड़ा पाप मैंने कोई नहीं किया, क्योंकि हमारी स्टूडेंट हमारी स्ट्रेंथ है, हमारे स्टूडेंट हमारा फ्यूचर है, और हमारे स्टूडेंट ही है जिन्होंने मुझको सब्जेक्ट सिखाया है। अभी तो मैं आया था स्टैटिस्टिक्स, लेकिन मुझे सिखाने वाले हमारे स्टूडेंट्स ही हैं। जब मैं उनको समझाने जाता हूँ, पढ़ाने जाता हूँ, और जब मुझसे वो सवाल पूछते हैं, मुझको सब्जेक्ट की नॉलेज तो वहीं से हुई है, और इस बात को मैं एक्नॉलेज करता हूँ, और मैं अपने सारे के सारे स्टूडेंट्स को मैं शुक्रिया कहता हूँ आज में कि उन्होंने मुझको इस तरह से थोड़ी बहुत सिखा दी। बाकी मैं समय के साथ में जैसे जैसे हमारे पास स्टूडेंट आते जाएंगे, हम उसको और सीखते जाएंगे। अब जब मैंने 2017 में जब मैंने JEE का एग्ज़ाम एज ए वाइस चेयरमैन किया था, तो उस वक्त ये सारे एग्ज़ाम मैनुअल होते थे, अर्थात पेन और पेपर से आपको एग्ज़ाम देने होते थे। एक शीट होती थी जहाँ पे आपको गोले गोले में बबल्स करने होते थे, और उससे आपकी मार्किंग होती थी, एग्जामिनेशन होता था। तो उसमें कुछ हर एक सिस्टम के अपने प्लस माइनसेस होते हैं। तो एक बार सिस्टम के अंदर जा कर के मुझको दिखाई पड़ा कि इसमें कुछ खामियां हैं। जैसे कि किसी स्टूडेंट अगर गलती से अगर एक बबल को अगर गलत ब्लैक कर दिया, काला कर दिया, और उसने क्वेश्चन को गलत अगर उसने काट दिया वहाँ पे, देन उसका क्वेश्चन वो इनवैलिड हो जाता है। कभी कभी स्टूडेंट्स ने हमको बताया कि उन्होंने एक साथ 50 सवाल सॉल्व कर लिए, और जब उनका आंसर वो लिख रहे थे तो उसको आंसर लिखने में गलती हो गई, एक आगे पीछे हो गया, पूरा क्वेश्चन पेपर उनका खराब हो गया। तो ये कुछ ऐसे हमारे सामने फैक्टर्स थे जिनको मुझे लगा कि मुझे उनको ठीक करना चाहिए।
और 2018 में जब उसको ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन की जिम्मेदारी दी गई, तो ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन का मतलब होता है कि उस चेयरमैन की जिम्मेदारी होगा कि वो पूरे कंट्री में एग्ज़ाम को कंडक्ट करे। जब ये मौका आया कि मुझको जब जिम्मेदारी लेना था, तो मेरे साथ में हमारे एक और साथी हैं, वो भी थे। तो हम लोगों ने वहीं पे इमीडिएटली फैसला किया। शायद ये फैसला 25 से 30 सेकंड में हो गया था। अगले साल का जेईई का एग्ज़ाम होगा, वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। उसमें से हम ये जो मैनुअल जो एंट्री होती है, इसको हम खत्म कर देंगे। और मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि जिन स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन देते समय आंसर करने में गलत हो जाता है, उनको दिक्कत होती है, मैं उनको समाधान कर सकूं। कुछ ऐसी वहाँ पे सिचुएशन बनी, किसी ने कहा कि आप उसको क्यों नहीं करते हो। तो मुझको लगा कि अगर मैं आईटी कानपुर में रह करके मैं अगर इस एग्जामिनेशन को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता हूँ, तो मैं दुनिया में कहीं नहीं कर पाऊंगा। जो हमारे साथी आईटी कानपुर में हैं, जो हमारे फैकल्टी कलीग्स हैं, उन्होंने मुझको इतना कॉन्फिडेंस दिया हुआ था कि जब भी मैं उनको किसी काम के लिए रिक्वेस्ट करूंगा या मैं किसी समस्या में हूँगा, तो वो मुझे वहाँ से बाहर निकाल देंगे। तो इसी कॉन्फिडेंस को ध्यान में रखते हुए मैंने वहाँ पे हामी भर दी। अगले साल का इम्तहान 2018 में जो भी जेईई का एग्जाम होगा, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और जैसे ही मैंने अनाउंस किया, देश भर में अलग अलग कारणों से खलबली मची और लोगों ने कोर्ट केस करना भी शुरू कर दिया। एक साल में अगर मैं सही तरीके से याद करूं, तो मुझे उम्मीद है कि शायद एक साल में 16 या 17 कोर्ट केसेस मेरे ऊपर करे गए थे। मैं इतना खराब नहीं हूँ, लेकिन वो सारे कोर्ट केसेस उसी जेईई एग्जाम से रिलेटेड थे कि लोगों को लगता था कि ये मैंने गलत कर दिया है। जो हमारे माँ बाप ने सिखाया था कि अगर सही कर रहे हो तो तुमको किसी से घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन तुमको फाइट करना पड़ेगा। एक साल मैंने फाइट किया। लिटरली हम लोगों ने 24 घंटे में से 16 घंटे 17 घंटे काम किया पूरे साल, और फाइनली ये एग्जाम बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी गलती के अच्छे से हो गया। तो सर, इस ऑफलाइन एग्जाम को जब ऑनलाइन शिफ्ट किया गया, तो लोगों में ओब्वियसली थोड़ा वो डर था कि कुछ चीटिंग हो जाएगी या फिर पेपर लीक हो जाएंगे, कुछ अलग ही मतलब जो रिलेटेड नहीं था, जो सच नहीं था, लेकिन वो भ्रम चल रहा था लोगों में। उसी के कारण आई थिंक वो केसेस वगैरह हुए। या यस, आई एग्री। उनका और ये होना बहुत ही लाजमी है कि जो बच्चा जेईई की तैयारी कर रहा है, अचानक उसको कहा गया कि आपको कंप्यूटर में करना है, उसको भी नहीं पता है कि कंप्यूटर में कैसे एग्जाम होगा, क्या होगा। लेकिन उस वक्त मुझे भी नहीं पता था। सबके लिए एक सरप्राइज था। हमारे भी सरप्राइजिंग था कि मैंने फैसला कैसे कर लिया, लेकिन शायद इसको मैं ऊपर वाले का आदेश मानता। और मेरा ये मानना है कि अगर आप उसकी पकड़ में रहते हो, तो आपको सही समय पर सही कनेक्शन करके सही मैसेज, सही SMS आपके दिमाग में भेज देगा। तो शायद कुछ ऐसे ही हुआ। ऊपर वाले ने और नीचे वालों ने, दोनों ने मेरी सहायता करी। फाइनली ये एग्जाम हो गया। यस, जो आपका प्रश्न है उसके लिए हमारे भी दिमाग में था कि जो हमारे देश के छात्र हैं, जिन्होंने अपना समय लगाया, उनको ये दिक्कत आएगी। और मैंने सोचा हुआ था कि मैं उनकी पूरी सहायता करूंगा, और हम लोगों ने पूरी सहायता भी करी। हम लोगों ने उस एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, उसको बिल्कुल स्क्रैच से उसके वीडियोस बना करके यूट्यूब पर डाल दिए, जिसको आप देख सकते हो। किस प्रकार का इम्तहान आएगा, उसका भी हम लोगों ने एक मॉडल क्वेश्चन पेपर बना करके निकाल दिया, और उसमें से आपको ऑप्शन था कि आप उसको जाकर के वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। वो सवाल इम्तहान में नहीं आने वाले हैं, लेकिन आपको उत्तर कैसे देने हैं, उसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आप उसको कैसे करोगे। भारत सरकार ने उस वक्त मेरी बहुत सहायता करी। उन्होंने आदेश निकाला कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं, सेंट्रल स्कूल हैं, केंद्रीय और ये जो नवोदय विद्यालय इत्यादि हैं, वहाँ पर जो बच्चे भी हमारा जेईई मेन को क्वालिफाई करेंगे, उनके लिए एक अलग से इंतजाम किया जाएगा, जहाँ पर वो कंप्यूटर का इंतजाम किया जाएगा, जहाँ पर वो जा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इम्तहान के पहले हम लोगों ने सारे IITs में ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी कि जिस बच्चे को भी अगर दिक्कत हो रही है, वो वहाँ पे आकर के प्रैक्टिस कर सकता है। और हम लोगों ने देश में एक कोशिश करी कि हर एक छात्र की पूरी सहायता हो जाए। और जब ये एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद भारत सरकार को लगा कि ये तो ऐसा एग्ज़ाम था जो एक ही समय में पूरे कंट्री में अच्छे से कर दिया गया। और उसके बाद से आप अगर देखेंगे तो समय के साथ में आज की डेट में मैक्सिमम एग्जाम्स ऑनलाइन मोड में, CBT मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो सर, जैसा कि हमने आपकी जर्नी में सुना कि बीके सर के नक्शे कदम पर आप चल रहे थे, इकोनोमेट्रिक्स में भी आपने रिसर्च किया, तो लोगों का, आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन था कि आप पिता जैसे ही बन रहे हैं? राइट, मैं सच बताऊं? हाँ जी सर। अल्टीमेट तो ये है कि शेर का बच्चा शेर होगा। बिल्कुल सर, है ना। दूसरी बात ये है कि यस,
मैं ये सच में और मैं दिल से कह रहा हूँ कि मेरा ये भरोसा था कि जो मेरे पिताजी मुझसे कहेंगे उसको मुझे फॉलो कर लेना है, वो सही होगा। ये आज मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उस वक्त भी जब मैं पढ़ता था तो भी मेरे पास एक ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था कि ये मुझे जो भी बताएंगे ठीक बताएंगे, और मुझको आगे का समझ में नहीं आता है लेकिन उनको आगे का पता है, तो वो मेरा जो भी फैसला करेंगे ठीक ही करेंगे। तो जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया तो बहुत लोगों को उम्मीद थी कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, 90% नंबर आएंगे, हमारे पिताजी वहाँ पे प्रोफेसर है, हेड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक जो नॉर्मल बच्चे के नंबर आते हैं वैसे ही मेरे नंबर आए, और इनफैक्ट मैं भी उस डिपार्टमेंट में ही पढ़ता था, लेकिन हम लोग का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता था। लोगों को ये मालूम था पर ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद मैं और मेरा कोई ऐसा उम्मीद नहीं था या मेरा प्लान नहीं था कि हमको स्टैटिस्टिक्स में आता है। जैसे मैंने पहले बताया, मैं तो एक आम स्टूडेंट की तरह IAS, PCS, IFS, शायद कुछ ऐसा समय आया कि वो जो पूरी दिशा और धारा दोनों बदल गए। और जब मैं PhD करने आया, यस, हमारे पिताजी चूंकि इंटरनेशनल लेवल पे थे, तब उन्होंने मुझसे पहली बार बात करी स्टैटिस्टिक्स के बारे में। उसके पहले हमारी और उनकी कभी सांख्यिकी को लेकर के कभी बात नहीं होती थी। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं एग्जाम में क्या करूँगा, उनको उसके बारे में ना आभास, उन्होंने कभी पूछा, आभास तो उनको होगा ही होगा, लेकिन ना उन्होंने कभी पूछा और ना मैंने कभी बताया। मैं एक साधारण स्टूडेंट की तरह मैं अपना जीवन एंजॉय करना चाहता था। जब मैं PhD करने आया तो मुझको भी लगा कि भाई ये तो वर्ल्ड रिनाउंड प्रोफेसर है, इनसे भी कुछ बात करी जाए। तो उन्होंने मुझको बहुत कुछ सिखाया, जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं उन्होंने मुझको घर में सिखाया। इसीलिए मेरे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, जिसके कारण मैं अपनी PhD अच्छे से टाइम पे कर पाया। मुझको घर के अंदर और घर के बाहर दोनों ट्रेनिंग मिली। और शायद जैसा मैंने कहा कि जब मेरे पिताजी को भी लगा कि यस, मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, क्योंकि खुद भी वो रिसर्च को एंजॉय करते थे, तो शायद उन्होंने मुझको गाइडेंस भी दी। और शायद उन्हीं की इच्छा थी कि मैं इस प्रोफेशन में आ गया और मैं आगे करने पाया। जब मैं वहाँ पे था तो जब लोग कहते थे कि अरे ये उनका बेटा है, तो मुझे एक अंदर से लगता था ऐसे क्या बात है, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन सब लोग मुझको उनका बेटा मानते हैं, राइट। लेकिन सच बात यह है कि जब वो हमारी आंखों के सामने से चले गए तो फिर मुझको समझ में आया कि मेरे पिताजी क्या थे। एंड उसके बाद से जब आप उस प्रोफेशन में आते हो तो आपको उस प्रोफेशन में कौन कौन से लोग कैसा करें तब उनके बारे में पता चलता है। उसके पहले तो मैंने उनको जैसे एक आम बच्चे की तरह, जैसे हर बच्चा अपने पिताजी के साथ एंजॉय करता है, उनके साथ जीवन जीना चाहता है, मैंने भी उनके साथ वैसे ही जीवन जिया। मैंने कभी उनको घर के अंदर अपना स्टैटिस्टिक्स का प्रोफेसर कभी कोई माना था। तो जब मैं उस प्रोफेशन में आया जब मैंने देखा कि तब तक भी नहीं, लेकिन जब वो हमारे बीच में नहीं थे, देन मैंने उनका सामान अरेंज करने की कोशिश की, उनका मैंने सब कुछ अपडेट करना शुरू किया। देन मैंने उनके जो आउटकम्स देखे, मैंने कहा ये आउटकम तो दुनिया में बड़े बड़े लोगों के नहीं, ये यहाँ पर बैठ करके सारा काम कर रहे हैं। वहाँ से मुझको समझ में आया कि अगर हमारे पास साधन कम भी होते हैं तो भी हम अपना करियर बना सकते हैं। उनके जो भी रिसर्च पेपर्स हैं या जो भी कुछ है, वो आप अगर हमारे होम पेज पे जाएंगे, वहाँ से मैंने उनका होम पेज लिंक किया हुआ है, आप अगर देखेंगे तो आज के समय में शायद पूरे भारत में मुश्किल से 2-4 लोग ऐसे होंगे जो लोग उस लेवल पर काम कर रहे हैं, और वो भी लेकिन बड़े बड़े संस्थानों में है। लखनऊ यूनिवर्सिटी जैसी जगह में जहाँ पर इतनी सहूलियतें नहीं थी, वहाँ पर उस तरीके का काम करना बहुत कठिन काम था। और हम आज के समय में बात करते हैं, हम उस समय के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं जब वो लोग काम करते थे। मैंने उनके कागज़ों में देखा, आज हम जिस रिसर्च पेपर को PDF फाइल में डाउनलोड कर लेते हैं, प्रिंट आउट ले लेते हैं, या उसके पहले हम फोटोकॉपी कर लेते हैं, उस वक्त ऐसा कुछ नहीं होता था। ये लोग लाइब्रेरी में बैठ करके एक एक पेपर को अपने हाथ से कॉपी करते थे। टाइपिंग करने की बहुत सुविधा नहीं होती थी, तो वो कार्बन लगा करके एक एक पेपर की 5-5 कॉपी बना करके उसको पब्लिश होने के लिए भेजते थे। वहाँ से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जिस आदमी को जीवन में काम करना है वो कर ले जाएगा। सो सर, प्रोफेसर VK सर से आपके क्या क्या लाइफ लेसन रहे और आपने कौन कौन सी उनकी क्वालिटी आपने ग्रैब की? मैंने कोशिश तो करी उनकी जैसा बनने की, मैं कहाँ तक बन पाया ये हमको नहीं पता। एक पहली तो बहुत बड़ी क्वालिटी थी कि वो बहुत ही ईमानदार थे। देखिए, ईमानदार तो हर कोई होता है, हमारे हिसाब से असली ईमानदार वो होता है कि जब हमारे सामने चोरी करने का ऑप्शन है और तब हम ईमानदार हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया कि वो ईमानदार थे। मैं उनका बेटा था, मैं उसी डिपार्टमेंट में पढ़ता था,
बट उन्होंने ना मेरी कभी किसी से सिफारिश करी ना कुछ किया। जो कमाना बेटा तुम खुद कमाओ, पास जो हो गए तो अगर पास हो लोग गए। सोचते थे कि भी हाँ ये प्रोफेसर के लड़के हैं तो वो इनको एक साल extra में benefit मिलेगा। एक साल में उनका भ्रम खत्म हो चुका था। अच्छा। उनको पता चल गया था कि भाई ये इस तरह की कोई कहानी नहीं। और जो अच्छे थे, जो हमारे भी बैच में जो हमसे पढ़ने में अच्छे थे, वो लोग हमसे ऊपर तो रहे और वो रहे। तो इस तरह से एक उन्होंने बहुत सा बड़ा एग्जाम्पल मेरे सामने सेट किया कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सी आती है जीवन में गलत काम करने की, लेकिन वहां पे आपका इम्तहान होता है। तो इसलिए जैसे मैंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन में काम किए, बहुत सारे लोगों की समस्याएं आती हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वहां पर ईमानदार रहना मेरे लिए बहुत आसान हो गया था, क्योंकि ये सीख मुझे वहां से मिली थी। अपने बच्चों को कैसे पाला जाता है, कैसे बड़ा किया जाता है और अपने बच्चों को कैसे समझा जाता है, ये शायद मैंने उन्हीं से अब समझ में आया, खुद बाप बनने के बाद में। उस वक्त नहीं समझ में आया था। एंड सबसे बड़ी बात है कि आप जिस जगह पर रहते हो, अगर आपके पास एजुकेशन है, आप अपना काम अगर ठीक से कर रहे हो, तो दुनिया आपके पीछे आएगी। वो 1976 से लोग उनको बाहर कॉल करते थे, वो बाहर जाते थे और उनको बुक लिखनी थी, चाहे कोई आदमी, कोई इंसान विदेश में बैठा हो, चाहे इंडिया में, उन्होंने कर ली। आज हमारे पास अगर 5 मिनट का इंटरनेट नहीं होता तो उनको लगता है कि मेरी दुनिया बैठी, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ये नहीं है। जब हमारी अंदर की करने की इच्छा होती है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और यही शायद मेरी जीवन की सबसे बड़ी सीख है। जहाँ तक फॉलो करने की बात है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी जैसा बन जाऊं। जब वो क्लास में पढ़ाते थे, मैंने उनके क्लास अटेंड किए हुए हैं। उस क्लास को फिर से कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज भी उन लेक्चर्स की बेसिस पे आप मेरा कोई भी इम्तिहान ले लो, मैं उसको पास कर जाऊंगा। मुझे उनको घर आकर के पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनकी टीचिंग ऐसी थी कि वो दिमाग में वहीं पर छप जाता था। जो उनकी हैंड राइटिंग थी, जो वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे, वो जैसे ब्रह्म वाक्य होते उस तरह के होते। उन्होंने खाली 2 लाइन लिखी, आप खाली उनके नोट्स को 2 लाइन लिख लो, लेकिन वो आपको सब कुछ समझा देंगे। एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को कैसे स्टूडेंट के लेवल पर ला करके उनकी भाषा में उसको समझाया जाए, ये मैंने उनसे सीखा। उस वक्त कभी मैंने उनके क्लास अटेंड किए थे, क्योंकि मैं उसी डिपार्टमेंट में था, बीएससी एमएससी में। तो उस वक्त वो ही वाज जस्ट लाइक माय टीचर, जैसे बाकी लोग पढ़ाते थे वैसे वो पढ़ाते थे। तो ये उनकी टीचिंग में एक बहुत खास बात, जो उनकी हैंडराइटिंग है, अगर आपको देखने का मौका मिले तो शायद उस तरीके का फोन तो शायद एमएस वर्ड में भी नहीं होता। शायद एमएस वर्ड को पता चल जाए तो शायद उस फोन को अगर बना लें तो शायद दैट वुड बी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फोन एक्चुअली। कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, ये मेरी समझ की बाहर है। और शायद उनको कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां दी गई थी कि शायद ऊपर वाले को भी उनकी आवश्यकता पड़ी, इसीलिए उनको समय से पहले यहाँ से बुला लिया। जब वीके सर आपके बीच नहीं रहे, तब तक आपकी मैरिज हो चुकी थी या उससे बाद? पहला बात तो ये कहना गलत है कि वीके सर मेरे बीच में कभी नहीं है। वीके सर मेरे बीच में आज भी है, और ये मैंने सीखा कि ये बिल्कुल वैसे ही, हाँ नहीं इसमें सिर्फ आम भाषा। लेकिन मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा कि आप के घर में कोई आता है, वो इंसान आपके घर में दोबारा आए कि नहीं आए, ये उस इंसान पे डिपेंड करता है कि आप पे डिपेंड करता है, हम पे डिपेंड करता है कैसे उसको ग्रीट कर राइट, कि हम उसको कैसे हम ग्रीट कर रहे हैं, कैसे हम उसको रख रहे हैं। अगर हम उसको अच्छे से व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ वो बार बार आना चाहेंगे, और अगर हम उनके साथ में दुर्व्यवहार करेंगे तो शायद वो लौट करके नहीं आना चाहेंगे। तो उसी तरीके से किसी के भी माँ बाप अगर हैं, कोई भी बच्चा अगर उनके साथ में बदतमीजी करेगा, एक लिमिट के बाद शायद उनको अच्छा नहीं लगेगा और उसके साथ में नहीं रहना चाहेंगे। तो इसलिए मैंने उनके साथ में कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया, और मैंने पूरी कोशिश करी कि उनके सामने मैं एक अच्छा बच्चा बन के रहूँ, और आज भी रहता हूँ। और शायद इसी उम्मीद में कि वो आज भी मेरे साथ हैं। फ़र्क इतना है कि जब वो ऑफिस जाते थे तो मुझको घर में नहीं दिखाई पड़ते थे। तो आज भी मैं यही मानता हूँ कि शायद ऑफिस गए हैं, ऑफिस में होंगे, मैं तो घर में हूँ, इसलिए वो हमारे बीच में आज भी हैं। लेकिन जो आपका सवाल है, यस, मेरी शादी 97 में हो गई थी, और उस वक्त हमारे साथ थे। एंड मेरा शादी होना भी एक बहुत अच्छा था। हम लोग 3 भाई थे, और मेरी कोई ऐसा सच हमारे घर में मेरी बहनें हैं जो शायद सगी बहनों से बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन मेरे घर में कोई ऐसी बहन नहीं थी जो हमारे पिताजी को बेटी का सुख दे सके। तो जब मेरी शादी हुई तो शायद उस शादी में शायद मेरी इच्छा कम और मेरे पिताजी की इच्छा
ज़्यादा थी और उसका मुझको रूप दिखाई पड़ा शादी होने के बाद में। मेरे पिताजी पूरा बदल गए थे। मेरी वाइफ ने आकर के उनको बेटी जैसा ऐसा प्यार दिया कि शायद सगी बेटी भी नहीं करती हो। ठीक है, वो उनके साथ में कुछ ही साल रही, लेकिन शायद उसने उसको जो पिछले 25 साल का जो शायद मैं उनको प्यार नहीं दे पाया था, वो उसने उनको दे दिया। और शायद मैंने अपने पिताजी को शायद इतना खुश मैंने कभी नहीं देखा था जो हमारी धर्मपत्नी के साथ में होकर के होते थे। और जब मेरी बेटी हुई तो शायद मेरे पिताजी तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तो मुझको समझ नहीं आया कि ये हमारे पिताजी हैं। उनका रूप ही बदल गया था। तो यस, हमारी शादी होना शायद मेरे लिए बहुत अच्छा था। उस वक्त किसी ने ख्वाब में नहीं सोचा था, बट मेरी बेटी ने उनको तो बहुत प्यार, उस वक्त बहुत छोटी थी वो, लेकिन मेरी वाइफ ने उनको जीवन में जो खुशियाँ दे दी उसका कोई मोल नहीं है आज। तो अभी इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हुए सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स की तरफ आपका क्या झुकाव था? कौन सा स्पोर्ट्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था? मैंने स्पोर्ट्स को हरदम एक खाली स्पोर्ट्स की तरह ही देखा। मैंने कभी स्पोर्ट्स को अपने करियर की तरह नहीं देखा था। और पहले मैं हर तरह के खेल खेलता था, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वो गुल्ली डंडा हो, पतंग उड़ाना हो, सारे खेल खेलता था और हर खेल को खेल की तरह ही लेता था। खेल को कभी मैंने करियर के फॉर्म में सोचने की कोशिश नहीं करी और अपनी खेल की रुचि को भी मैंने कंट्रोल में ही रखा। और उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना हुई थी मेरे साथ। उसके बाद से फिर मेरा जो सोचने का तरीका पूरा बदल गया। जब इंडिया में ये टेलीविज़न आना शुरू हुए थे, मैंने अपनी आंखों से देखा कि टीवी सेट्स कैसे इंडिया में आए। उसके बाद से जो क्रिकेट मैच होते थे, पहले उसकी कमेंट्री होती थी, छोटे छोटे पॉकेट ट्रांजिस्टर्स होते थे और लोग उसको कान में लगा करके दिन रात सुना करते थे कमेंट्री में क्या हो रहा है। तो दैट वाज अ लाइव ट्रांसमिशन, लेकिन उसमें खाली ऑडियो होता था। जब टीवी सेट्स आ गए तो कुछ समय के बाद में जो मैचेस का लाइव प्रसारण भी शुरू हो गया। उसको आज भी याद है कि जब मैं स्कूल में जाता था तो हमारे दोस्त आपस में बात करते थे, कल मैंने उसको मैच देखा था, उसने छक्का मारा, उसने चौका मारा, उसने बाउंड्री पे ऐसे कैच किया। तो मुझे भी लगता था कि मैं भी देखूं। और हमारे घर में क्या था कि चूंकि हमारे फादर पढ़ने लिखने वाले थे, तो मैक्सिमम टाइम वो अपना पढ़ने लिखने में ही उनका समय जाता था। तो और टीवी को देखने का हमारा समय शाम को होता, जब हम लोग साथ में सब लोग खाना खाते थे। तो उस वक्त टीवी चलता था आधा घंटा 1 घंटा, और पहले शायद टीवी शाम को 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक या 9:30 बजे तक ही आता था। तो संडे को एक बार उसका लाइव ट्रांसमिशन हो रहा था, तो मैं सोचा कि चलो आज मैं भी देखता हूँ। तो मैं सुबह नहा धो के तैयार होकर के उसके टीवी के सामने जाकर के बैठ गया। और टीवी हमारे पिताजी के कमरे में रखा हुआ था और वो वहाँ पे अपना कुछ काम कर रहे थे पढ़ने लिखने का। मैंने टीवी खोला और सामने जाके बैठ गया। तो थोड़ी देर बाद तो मैच चलता रहा। तो फिर मेरे फादर ने मुझसे पूछा कि क्या हो गया, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी देखा नहीं था कि मैं अचानक मैच देखने लगूं या मैच में क्या कर रहा हूं। तो मैंने कहा वो आज ये लाइव ट्रांसमिशन आ रहा है और इसको मैच है, उसको मुझे देखना है, क्रिकेट का मैच। बोले अच्छा कोई बात नहीं। 2 मिनट बाद उन्होंने कहा कि बेटा जीवन में तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो इस मैच में जो 12 लोग बीच में मैच को खेल रहे हैं तुम उसमें से एक हो जाओ, या जो 12 लाख लोग उन 12 लोगों को देख रहे हैं तुम उसमें से एक हो जाओ। और मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने उस वक्त टीवी को ऑफ किया है। शायद आज तक कभी उसके बाद में मैच वेच में ज्यादा मेरा कभी इंटरेस्ट आया नहीं, क्योंकि जब भी कभी आया तो हमारे पिताजी के वर्ड्स याद आ जाते हैं, और माता पिता से किस बच्चे को खौफ नहीं लगता। इंटरेस्टिंग सर। और इसके अलावा सर मैं पूछना चाहूँगा, CR राव के साथ आपकी पहली मुलाकात कब हुई? कैसे आप उनको जानने लगे? कैसे उनके साथ आपने काम किया? देखिए, अगर हम थ्योरी में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में आते हैं, तो CR राव के साथ मेरी पहली मुलाकात शायद जब मैं 12-13 साल का होऊंगा तब हुआ होगी, जब हमारे पिताजी से मिलने हमारे घर पे आए थे। लेकिन वो तो मैं छोटा था, मुझे कुछ उसका पता भी नहीं है। वो तो जब फोटोग्राफ देखता हूँ तो मुझे पता चलता है। बट जो मेरी प्रोफेशनली पहली मुलाकात उसको याद है, साउथ कोरिया में इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की कॉन्फ्रेंस हुई थी, शायद 2004-5 की बात होगी। तो वहाँ पर मेरी उनसे पहली बार मुलाकात हुई और वहाँ पर मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। मैंने उनको बताया, जैसे बहुत लोग मिलने आ रहे थे वैसे ही उनसे मिलने मैं भी चला गया। बट समहाउ उसके बाद से कुछ ईमेल के द्वारा आदान प्रदान होता रहा। एंड उसके बाद जब मैं 2006 में जब मैं पोस्ट डॉक कर रहा था और जब हमारे पास किताब लिखने का अवसर आया, तो उस वक्त मेरी उनसे ज़्यादा बातचीत हुई
हाँ, कभी फिजिकल मुलाकात कभी नहीं हुई क्योंकि मैं जर्मनी में था और वो यूएस में थे, तो हम लोग की खाली ईमेल से बात होती थी। और जब मैं अपनी लीनियर मॉडल्स की बुक को लिख रहा था तो वो मुझको बहुत सारे एडवाइस देते थे कि इस टॉपिक को ऐड करना चाहिए, इस टॉपिक को हटा देना चाहिए, इसको ऐसे लिखो एसेट्रा। और उनकी स्टाइल बहुत अच्छी थी। उनकी एक लाइन की मेल आएगी, चला प्लीज ऐड से बैगिंग एंड बूस्टिंग। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या होता है, मैंने पहली बार नाम सुना तो मैंने कहा अच्छा आपके पास अगर कुछ नोट्स या कुछ रीडिंग मटेरियल कुछ हो तो भेज दीजिएगा। उसका जवाब कभी नहीं आता था। मतलब उसका मतलब है कि खुद लिटरेचर में देखो, खुद को करना है, बुक पढ़ो, लिटरेचर देखो क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं और फिर उसको लिखो। तो ही वॉज अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर। लेकिन जब उनको ईमेल का जवाब उनका एक दिन में आ जाता था या कुछ घंटों में आ जाता था, उसमें ही वॉज प्रॉम्प्ट। आज भी मैं उनके टच में हूँ। अब वो 101 साल के होने वाले हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा तो उनके लिए कंप्यूटर ऑपरेट करना या करना होता है, जो शायद हमारी मेल लंबी होती है लेकिन उनके जवाब एक लाइन के होते हैं। तो इस तरीके से हमारा उनका संपर्क आज भी है। तो वो उनकी एक मेन या तो क्वालिटी कह सकते हैं कि शॉर्ट आंसर में बहुत अच्छी बात या बहुत बड़ी बात कह देते हैं। देखिए, वो आज 101 साल के हो गए। जब उन्होंने 2007 में या 6 में मेरे साथ बुक लिखने की कोशिश करी, इसकी शुरुआत करी होगी, तब शायद वो 85 साल के तो होंगे। 85 साल की उम्र में वो मुझको रिसर्च के नए नए टॉपिक्स दे रहे हैं। उनको मिलने वाले इतने लोग हैं, उनको ईमेल करने वाले हजारों लोग होंगे शायद। तो हर ईमेल का जवाब देने का उतना टाइम तो उनके पास नहीं होता होगा। वो खाली काम की बात करते हैं, तो इसलिए काम की बात तो पूरी मेल में एक ही लाइन की होती है। ये मतलब मेरे लिए एक से एक मतलब इंटरेस्टिंग बात आप बताते जा रहे हो। 85 की एज में बुक लिखना स्टार्ट करना। यस, आज वो 101 साल के हैं और उनके रिसर्च पेपर आज भी छप रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने, पूरी दुनिया ने उनकी 100वीं बर्थडे सेलिब्रेट करी है। ये हमारे एज के लिए बहुत मतलब बड़ा मैसेज है ये, क्योंकि हम थोड़ा सा कुछ भी काम करना स्टार्ट करते हैं, हमें थोड़ा सा छोटा सा भी फेलियर मिलता है, हम गिव अप कर देते हैं। उनके बारे में जहाँ तक मुझे पता है, वो आईएसआई से जो अमेरिका शिफ्ट हुए हैं, वहाँ से रिटायरमेंट के बिल्कुल होने के बिल्कुल पहले या उसके बाद शिफ्ट हुए हैं। और उन्होंने यहाँ पे तो काफ़ी प्रोग्रेस करी, लेकिन एक अगली कंट्री में जा करके अपने आप को इस्टेब्लिश करना, और उनको यूएस का जो भी हाईएस्ट मेडल होता है वो भी दिया गया। इस तरह के अचीवमेंट्स आम बातें नहीं है। और मैं तो उनको साफ साफ कहता हूँ, मैं तो उनको बहुत बार लिखा भी कि आपके पास शायद ईश्वर की कुछ अलग कृपा है, एंड यू आर अ वंडर मैन। मैं उनको आम आदमी की तरह ट्रीट नहीं करता हूँ। वो तो मतलब बनता भी है, जैसा आप बता रहे हैं 85 ईयर्स में की एज में बुक लिखना स्टार्ट करना, ये अपने आप में एक अलग मोटिवेशन है। मतलब उस एज में जहाँ तक मेरे को पता है एनर्जी एकदम डाउन हो जाती है, मोटिवेशन नहीं रहता। मैं एक ही बात कहता हूँ, जब मेरी करने की इच्छा होती है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और नहीं तो हम 100 बहाने ढूंढते हैं। और शायद वही कहते हैं कि करने का एक बहाना, ना करने के 100 बहाने। सर, आज जो ईरा है उसमें डेटा साइंस, बिग डेटा, ये जो फील्ड उभर करके आ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से रुख करना चाहिए इस फील्ड की तरफ? जब हम अपने जॉब और करियर की बात करते हैं तो हमको मार्केट की ओर देखना होता है। हमको जो हमारे डेवलपमेंट्स होते हैं, हमको उनकी ओर देखना होता है। और अगर हम मार्केट ड्रिवन रिसर्च करेंगे या जिस चीज़ की डिमांड है उस पर अगर हम उस चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे तो हमारी प्रोग्रेस ज़्यादा होती है। आज के समय में हम डेटा साइंस की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, मशीन लर्निंग की बात करते हैं। उसके पीछे कारण है, आज से 25 साल पहले लोग इसकी बात नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त साधन नहीं थे। जब मैंने पढ़ा था यूनिवर्सिटी में, बीएससी एमएससी किया था, तो उस वक्त हमको ये सिखाया गया था कि अगर मुझको डेटा कलेक्ट करना है तो मुझको लोगों के पास जाना पड़ेगा, फोन से बात करना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस वाले लेटर्स होते हैं उसके थ्रू सर्वे करना पड़ेगा इत्यादि। उस वक्त शायद पूरे मोहल्ले में किसी एक के पास फोन होता था, वायर वाला। और आज के जमाने में आप अगर देखिए तो समय बदल गया, हर इंसान के पास सेलफोन है। सेलफोन से हमारा डेटा कलेक्ट हो रहा है। आपका जो भी स्मार्टफोन होता है उसमें से कितना डेटा हर समय बाहर कितने सर्वर्स पर जाकर के स्टोर हो रहा है, इसके बारे में शायद आपको भी नहीं मालूम होता है। जब डेटा का साइज बढ़ गया, पहले तो हमारे पास एक कारण था कि मेरे पास डेटा का साइज ही नहीं है, डेटा ही नहीं है। 30-40 डेटा मिल गया तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी सर्वे से डेटा लेना बहुत कठिन काम होता था, तो हमारे टूल्स उसी के हिसाब से डेवलप होते थे। आज आप अगर सोचिए, हर सेकंड पर अगर हम उदाहरण के लिए अमेजॉन या गूगल के सर्वर की बात करें, उसमें कितना डेटा इकट्ठा हो रहा है। उस डेटा का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, साइज बहुत ज्यादा है। और स्टैटिस्टिक्स में हमको ये पता है कि अगर हम अपने डेटा को इंटेलिजेंटली यूज करेंगे सही तरीके से तो मुझको सही आउटकम भी मिलेंगे।
तो अब उतने बड़े डेटा को कैसे हैंडल किया जाए। जो हमारे मैथमेटिकल टूल्स हैं वो शायद उतने बड़े डेटा को हैंडल करने में समर्थ नहीं है आज की डेट में। उसके लिए लोगों ने डिफरेंट तरीके के बिग डेटा टूल्स डेवलप करने की कोशिश करी। अगर हमको एक मैट्रिक्स को भी इन्वर्ट करना है, जो हमारे प्राइमरी तरीके होते हैं वो काम नहीं करेंगे, उसकी जगह लोगों ने एल्गोरिथम डेवलप करे। तो अब आज के समय में मार्केट में डिमांड यही है कि बिग डेटा को हैंडल करने के लिए हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं, उसकी लोगों को आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि डेटा तो आ गया, अब उसके साथ में हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हो गया कि नेचुरल इंटेलिजेंस के द्वारा हम इतने बड़े डेटा को तो हैंडल नहीं कर सकते हैं। हमको उसको कंप्यूटर के अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट करके अपने उस डेटा को हैंडल करना पड़ेगा। तो आज के और साथ ही क्या है कि जो आपका डेटा का फॉर्मेट है वो भी बदल गया। जो पहले के समय में आप डेटा पेन पेंसिल से नोट करके उसको 0 1 2 3 4 के फॉर्म में लिखते थे, आज आपका जो डेटा का जो स्ट्रक्चर वो तो आपका चेंज हो गया। आज डेटा आपका मूवी के फॉर्मेट में आ गया, फोटो के फॉर्मेट में आ गया, पीडीएफ फाइल के फॉर्मेट में आ गया, स्कैन डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में आ गया। आप देखिए जो आप अपने फोन पर एक फोटोग्राफ या मूवी देखते हो वो बैकग्राउंड में क्या है, वो तो कुछ बाइनरी नंबर्स है जिनको किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज किया गया है। तो डेटा को हमको उस वहां से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, डेटा को कैसे स्टोर किया जाए, डेटा को किस फॉर्मेट में रखा जाए सो दैट कि वो हमारे फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए सुटेबल हो, ये भी आपको आना चाहिए। उसके बाद में जो डेटा हमारा ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो रहा है उसको कैसे स्टोर किया जाए, उसको किस फॉर्मेट में स्टोर किया जाए, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। फिर उस डेटा के ऊपर हम कौन से टूल लगाएं जो हमको कम से कम समय में सही जवाब दे सके। इसके लिए हमारे क्या क्या एल्गोरिथम होंगे उसको डेवलप किया जाए। जो हमारे मैथमेटिकल टूल्स हैं, जो हमारे स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, उनकी हमको नॉलेज होना चाहिए। हम अपने इस डेटा को उठा करके जब हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में स्टोर करेंगे और उसको स्टैटिस्टिक्स के, मैथमेटिक्स के जो डिफरेंट टूल्स होते हैं उनके साथ हम अगर स्टोर करने की कोशिश करेंगे और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्लेवर देंगे, तभी हमारे पास डेटा साइंस का रोल आएगा और हम अपने डेटा साइंस के टूल्स को इस्तेमाल करके सही तरीके के फैसले कर सकेंगे। प्रोफेसर वीके सर आपके टीचर भी रहे हैं, तो मतलब सोशल कितना आप पे दबाव रहता था कि मतलब ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि टीचर का स्टूडेंट है तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक बहुत खास बात है कि मेरे फादर ने मुझे कभी ये नहीं कहा कि तुमको जिंदगी में ये करना है। और जहां तक दुनिया में अगर पढ़ने लिखने की बात है बच्चे की, तो दुनिया में कौन सा ऐसा माँ बाप होगा जो ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा पढ़ाई ना करे। हो सकता है कि माँ बाप शायद कम पढ़े लिखे हों या बिल्कुल ना पढ़े लिखे हों, लेकिन फिर भी उनकी उम्मीद यही होती है कि उनका बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे। उसी तरीके से एक आम माँ बाप की तरह हमारे माता पिता की भी हमसे उम्मीद थी कि मैं पढ़ाई लिखाई करूं। हाँ, पढ़ने लिखने के बाद में मैं क्या करूंगा उसका उन्होंने कभी हम पर दबाव नहीं डाला। उन्होंने कहा जो तुमको करना है अच्छे से करो, ईमानदारी से करो। एट लास्ट सर, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक आपका पूरा इंटरव्यू देखा और जो डेटा साइंस, बिग डेटा के फील्ड में जाना चाहते हैं और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? सबसे बड़ी बात तो यही कि हर एक स्टूडेंट का ध्येय एक ही होता है कि मुझे अपने जीवन में प्रोग्रेस करनी है और मुझको जो भी अधिक से अधिक ऊंचाई है वहां तक पहुंचना है। अधिक से अधिक ऊंचाई तक पहुंचने के लिए ईमानदारी से काम करना बहुत आवश्यक है और सिंसियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑनेस्टी और सिंसियरिटी खुद से होनी चाहिए और किसी और के लिए नहीं। जब आप इन चीज़ों को अपने अंदर आप ले आएंगे और देन आपको जिस भी एरिया में काम करना है, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स हो या कोई भी हो, उसके लिए जब तक आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी आप ऊपर नहीं जा पाएंगे। जिस तरीके से हमको अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम आती है तो हम उसी डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है। मैं किसी कम पढ़े लिखे डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहूंगा। इसी तरीके से जो भी आपको अपने आप को इस तरह से डेवलप करना है कि आपके पास कुछ अच्छी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए जो औरों के लिए यूजफुल होंगी, और इसके लिए आपको अपनी मार्केट क्रिएट करनी पड़ती है। मार्केट क्रिएट करने के लिए आपको अपने सब्जेक्ट्स का सही तरीके से अध्ययन करना पड़ेगा, चीज़ों को फंडामेंटल की तरीके से सीखना पड़ेगा। खाली ऊपर से समझ लेने से, याद करने से काम नहीं बनता है। जब तक कि आपको उन सब्जेक्ट और टॉपिक्स की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कोई भी आगे के काम फंडामेंटल तरीके से नहीं कर पाएंगे। और जिस तरीके से एक डॉक्टर होता है और एक कंपाउंडर होता है, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप डॉक्टर बनोगे,
कौन सी दवा देनी इसकी चॉइस और इसका फैसला आप करोगे। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं अगर है, देन आप सिर्फ कंपाउंडर ही बनोगे, जो डॉक्टर कहेगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये आपका फैसला है कि आपको अपने जीवन में क्या बनना है और किस ऊंचाइयों तक जाना है। और ईमानदारी और सिंसियरिटी से ऊपर जाने का एक ही तरीका है कि आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, आपको अपने सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, और वही आपको धीमे धीमे करके बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। थैंक यू सो मच सर। इस पूरे इंटरव्यू में काफ़ी चीज़ें हमें सर से सीखने को मिली, लाइक पॉजिटिविटी एंड ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, कि हम खुद के प्रति कितना ऑनेस्ट हैं, कितना ऑनेस्टी से हम काम कर रहे हैं। और ओवरऑल एक्सपीरियंस सर मैं बताऊं इस इंटरव्यू का, तो मुझे सर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील हुई। और आप बताइए सर, आप ओवरऑल इंटरव्यू को कैसे देखते हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरे लिए, मैं तो रोज़ यही काम करता हूँ। मैं तो जब भी अपने क्लास में जाता हूँ, हर सेमेस्टर में हर मेरे को नए बच्चे मिलते हैं, हर क्लास में अलग अलग बच्चे मिलते हैं, और शायद यही मेरा काम है और यही मेरी जिम्मेदारी है, और शायद ये मेरी सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि जो बच्चे, हम उनको बच्चा कहते हैं क्योंकि मुझे वो छोटे लगते हैं, लेकिन वो एडल्ट होते हैं, बड़े बड़े बच्चे होते हैं, वो अपने जीवन के 2 साल 4 साल 5 साल उन्होंने हमको दिए हैं। वो जब मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं सर ये 2 साल मैं आपके पास हूँ, आप मुझको जैसा मन चाहे बना देना। जो इंसान आपको अपने जीवन के 2 साल 4 साल 5 साल बिना किसी कारण के आपके पास दे रहा है, तो ये मेरी जिम्मेदारी हो जाती है, और नैतिक जिम्मेदारी भी होती है कि मैं उनको सब्जेक्ट के साथ में जो इस जीवन के बाकी फलसफे हैं उनके बारे में भी मैं सिखाता रहूं। तो मैं अपने क्लास में मैं तो अक्सर ही ये करता हूँ कि जिस तरह की बातें मैंने आपसे करी हैं वो टाइम टू टाइम मैं अपने क्लास में लोगों को बताता रहता हूँ। और बहुत सी बातें बीच में ऐसी होती हैं जो बताने के बाद में मैं भी भूल जाता हूँ। बहुत साल बाद जब स्टूडेंट्स मिलते हैं तो वो नहीं बताते सर आपने ऐसा कहा था, मुझे तो याद नहीं होता, लेकिन अगर उनको याद अगर है और उस अच्छी बातों को अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो शायद वो मेरे जीवन को सफल बनाती हैं। तो वही काम मैंने आज भी आपके साथ किया है, जो मैं 6 महीने साल भर में करता हूँ, आपने मुझसे कुछ समय में करा लिया है। एट लास्ट थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमें दिया। और अभी आई थिंक बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, तब भी सर ने टाइम निकाल करके हमें दिया। कल सुबह सर को जल्दी जाना है तब भी इतनी लेट नाइट को मैं सर का इंटरव्यू कर रहा हूँ, फिर भी सर ने मना नहीं किया, इंटरव्यू करने के लिए हाँ कर दिया। ये मेरे लिए सर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी टाइप ही है सर। बहुत मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मैं आपका इंटरव्यू ले पा रहा हूँ इस टाइम पे। नहीं, इस जिंदगी में कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। अगर मैंने आपकी सहायता करी है तो आप आगे जा कर के औरों की सहायता करोगे। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। सो अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच चुके हैं तो आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, और आपका जैसा भी एक्सपीरियंस है वीडियो को देख करके आप वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना इस इंटरव्यू को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।